एक बात तीनों की किताब पढ़ते हुए समझ में आती है, वो ये कि सर आप मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि तीनों का जो शुरुआती संघर्ष रहा वो ऐसा लगता है कि भूख का संघर्ष था, पेट का संघर्ष था, चाहे वो आनंद जी हो, आनंद बख्शी साहब हो, शैलेंद्र साहब हो और नीरज जी हो। तो क्या भूख या पेट का संघर्ष लफ्जों की तासीर को अलग बनाती है? वो एक ऐसा उनको अनुभव देती है जो शब्दों में जब उतरते हैं, अल्फाजों में जब उतरते हैं तो वो सीधे दिल तक वार करते हैं। तो पहला सवाल आप तीनों से मेरा यही है, क्योंकि तीनों का एक संघर्ष रहा और बहुत ही विकट संघर्ष रहा, तो उस संघर्ष का थोड़ा सा जिक्र करते हुए मेरे सवाल का आप जवाब दें। पहले राकेश जी। अभी संघर्ष पे मैं ये कहूँगा कि मुझे एक किस्सा याद आता है बख्शी साहब का, कि जब वो बम्बई में काम ढूंढ रहे थे और काम नहीं मिल रहा था, तो बहुत मुश्किल से वो रोशन साहब को मिले फिल्मिस्तान स्टूडियो में। और उन्होंने रोशन साहब को कहा कि मैं गीतकार हूँ, मैं आर्मी से आया हूँ, मैं सोल्जर हूँ, एक्स आर्मी का सोल्जर हूँ, और मुझे गीतों का शौक है। तो रोशन साहब बहुत बिजी थे। उन्होंने बोला ठीक है तुम मुझे संडे को आके घर पे मिलो। तो उन्होंने बख्शी साहब को एड्रेस दे दिया उनके घर का। उन दिनों में बख्शी साहब बोरीवली में रहते थे अपने एक दोस्त के साथ, और सांता क्रूज करीब मेरे ख्याल में 15-20 किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए कि रोशन साहब जो सुपरस्टार थे, 1959 की बात है, ये 59-60 की बात है, सुपरस्टार रोशन साहब ने घर पे बुलाया। बहुत बड़ी बात है कि स्टूडियो में नहीं मिले, घर पे बुलाया पर्सनल मिलने के लिए। तो बड़े एक्साइटेड हो गए और सुबह जल्दी उठे तैयारी के लिए। लेकिन रात भर बम्बई में इतनी बरसात हुई कि ट्रेन भी रुक गई। बम्बई की ट्रेन रुक जाना मतलब बम्बई रुक जाती है, लाइफलाइन रुक जाती है। तो बीएसटी बस रुक गई, ट्रेन रुक गई। और उन्होंने बोला यार रोशन साहब ने मुझे 10 बजे घर पे बुलाया, और अगर मैं नहीं गया तो मतलब इतनी मुश्किल से मुझे रोशन साहब मिले, और रोशन साहब ने मुझे घर पे बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगा तो ये तो मतलब मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगी ये तो उन्होंने अपनी जो किताब थी, कॉपी जिसमें वो गाने लिख के उनको सुनाना चाहते थे, उसको प्लास्टिक में लपेटा, छतरी ली, और वो पैदल चलने लग गए बोरीवली से सांता क्रूज। और करीब कुछ 3.5-4 घंटे छतरी भी टूट गई, कपड़े भी गीले हो गए, और किताब भी जो ढकी हुई थी प्लास्टिक में वो भी आधी गीली हो गई। लेकिन वो बिल्कुल 10 बजे सांता क्रूज पहुंचे रोशन साहब के घर पे, और घंटी बजाई, और रोशन साहब जब ने दरवाजा खोला तो उन्होंने बोला अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? किसे आपने मुझे बुलाया था 10 बजे। तो उन्होंने कहा लेकिन इतना जरूरी नहीं था कि तुम इतनी बरसात में आ जाओ, इसे जरूरी आपके लिए नहीं था, जरूरी मेरे लिए था। सही बात। तो उन्होंने रोशन साहब ने उनको अंदर बिठाया, उनकी वाइफ ने, बीवी ने उनके लिए चाय बनाई, उनको तौलिया दिया, अपने आप को पहुंचो, और फिर उनके गाने सुने। और फिर बख्शी साहब को फिल्म मिली उनसे, CID, और उसके गाने भी चले थे फिल्म के। तो एक ये संघर्ष होता है, मतलब आपकी जो जरूरत है वो संघर्ष को पैदा करती है। मिलन जी, आप जी। पहले तो सबको नमस्कार। मैं सिर्फ ये बात शुरू करूंगा यहाँ से कि जब मेरे फादर की उम्र सिर्फ 6 साल थी और सबसे छोटे भाई जो थे वो 22 दिन के थे, तब मेरे बाबा की डेथ हो गई। तो उसके बाद इटावा में पुरावली एक जगह है, वहाँ पैदा हुए थे पापा। तो वहाँ पे थोड़ी सी खेती थी, तो उससे इतना नहीं होता था कि आप बहुत कुछ कर पाएँ। तो उनका संघर्ष 6 साल की उम्र से शुरू हो गया। वहाँ पे अपने और भाइयों के साथ थे, तो पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो मेरे ताऊ थे वो थोड़ा सा अलग किस्म के थे। तो ये हुआ कि आप एटा जाके पढ़ाई कीजिए। एटा में उनकी बुआ जी का घर था। तो उस वक़्त उनकी जो फूफा जी थे वो 5 रुपये उनको भेजते थे घर पे, दादी को हमारे, और मेरे पापा ने पढ़ाई की वहाँ से। तो हाई स्कूल उन्होंने वहाँ से किया। 9th क्लास में उनके नंबर थोड़े कम आए, तो फर्स्ट क्लास नहीं आ पाई। अच्छा, स्कॉलरशिप से ही पढ़ रहे थे, उनके पास पैसा तो था नहीं। तो वो टीचर के पास गए कि भाई मुझे आप बढ़ा दो नंबर, तो मेरे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो टीचर ने कहा नहीं, शॉर्टकट नहीं, तुम्हारी मैं फीस दे दूंगा, मैं नंबर नहीं बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने उनकी फीस दी और वो टॉप किया उन्होंने, और वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ।
नौकरी करने गए दिल्ली, एक वक्त खाना खाते थे पूड़ी का, जिससे कि पेट भारी रहे तो शाम को खाना ना खाना पड़े। दोपहर को खाना खा लिया, शाम को नहीं, तो जिंदगी भर पेट से। तो बहुत संघर्ष किया, उसके बाद कोई मुकाम हासिल किया। बिल्कुल। इंद्रजीत जी, शैलेंद्र जी का संघर्ष तो मुझे लगता है एक और अलग लेवल पर था, जहां पर सिर्फ पैसे का संघर्ष नहीं था, एक समानता की जो लड़ाई थी, जो जातिगत भेदभाव था, वो संघर्ष भी था। और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि शैलेंद्र जी बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे और उन्होंने हॉकी सिर्फ इस गुस्से में, इस आक्रोश में छोड़ दी हॉकी खेलना, क्योंकि उन पर जातिगत टिप्पणी की गई। तो ये किस्सा कितना सही है, एक तो पहला यही है कि जो हम लोग पढ़ते रहे हैं इस किस्से को, और क्या ये जो अंदर की आग थी उसी ने अल्फाजों को धार दी? जी, सभी को नमस्कार। पीयूष जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया हम सबसे, क्योंकि मैं मानता हूं जो संघर्ष है वो जीवन में उत्थान लाता है। अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो प्रगति नहीं होती है। ये बात सही है कि आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी शैलेंद्र जी हाशिए पे थे, और जो मेरा शोध है, जो जिस आधार पर मुझे सारी सूचनाएं हैं, हॉकी वाली बात भी आप ठीक कह रहे हैं। और दिनेश शैलेंद्र जो उनके बेटे हैं, वो तो ये कहते हैं कि ध्यानचंद जी के साथ भी एक मैच हुआ था और उसमें 1 गोल शैलेंद्र जी ने किया था और बदले में 23 गोल लगातार ध्यानचंद जी ने कराए और एक तरफा मैच हुआ था, ऐसा वो बताते हैं। और ये बात उन्होंने भी लिखी है कि ऐसा उनके साथ हुआ। लेकिन जो बात संघर्ष की बात है, तो मैं उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। उनके कई क्लास फेलो, जिनसे मैंने करीब 100 से ज्यादा लोगों से शैलेंद्र के बारे में बातचीत की, उनसे लेख लिखवाया। सबसे पहला लेख मुझे भीष्म साहनी साहब का मिला, उसके बाद कमलेश्वर जी, और लगातार वो संख्या बढ़ती गई, सेंचुरी लग गई। और आनंद बख्शी साहब से बात हुई, नीरज जी ने भी लेख लिखा। जो संघर्ष की बात है, देखिए, एक फिल्म 1959 में आई थी, उजाला, क्योंकि उनके जीवन का अनुभव था, भूख का, संघर्ष का, गरीबी का, जो अन्याय और उत्पीड़न और शोषण की बात होती है, उसको उन्होंने गीत में डाला। और देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि सिनेमा के गीत जो होते हैं वो केवल मनोरंजन की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। शैलेंद्र के गीतों में कविता है। अब सूरज जरा आ पासा, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम, ऐ आसमां तू बड़ा मेहरबा, आज तुझको भी दावत खिलाएंगे हम। अब अगली लाइन देखिए, क्या शानदार लाइन है। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब। तो इतनी सुंदर पंक्तियां, मुझे लगता है कि किसी कविता से कम नहीं। और ये उन्होंने 1959 में लिखी थी, और मुझे लगता है कमोबेश आज भी हिंदुस्तान की 15-20% आबादी, उनके लिए 2 वक्त की रोटी जो है, वो गर्मा गर्म जो रोटी है, वो उनके लिए एक हंसी ख्वाब ही है। मुझे लगता है आज भी है, हालांकि सरकार बहुत कर रही है, लेकिन अभी भी बदलाव नहीं हुआ। और मुझे अच्छा लगता है कि आनंद बख्शी साहब, ये कहा जाता है कि शैलेंद्र बहुत सरल लिखते थे, आनंद बख्शी साहब भी सरल। उनका भी एक गाना देखिए, भूख पर कितनी बड़ी बात लिखी उन्होंने। राकेश जी मौजूद है यहाँ पर। रोटी फिल्म का ही गाना था, अपनी तमन्ना है कितनी छोटी, 2 हाथ कपड़ा 2 वक्त रोटी। तो जैसे शैलेंद्र जी सरल लिखते थे, उतना ही सरल आनंद बख्शी साहब भी लिखते थे। और शैलेंद्र जी ने तो जब राज कपूर उनको मिले, और मैं तो मानता हूं कि राज कपूर ने उनको एक ग्लोबल गीतकार बनाया। अच्छा। आवारा फिल्म में, क्योंकि रशिया में 6 साल रहा हूं, हमारे आदरणीय तेजेंद्र सिंह लूथरा साहब मौजूद हैं, उनकी कविताओं का भी रूसी में अनुवाद हुआ है, वो होने वाला, वहां वो जाके महसूस करेंगे। वहां पर राज कपूर बहुत मशहूर है, और उनके शैलेंद्र के 2 गीत, आवारा हूं और एक और गीत मेरा जूता है जापानी, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। राज कपूर जी से उनकी मुलाकात का किस्सा आपसे अलग से बात करेंगे। अब मुझे लगता है चूंकि भूख की, संघर्ष की ये बात हो गई, अब थोड़ी बात अलग, थोड़ी जो हैरान करती हैं, थोड़ा मजेदार बातें भी हैं। मिलन जी, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि हमने सुना है एक किस्सा नीरज जी से जुड़ा हुआ, कि नीरज जी ने कन्यादान फिल्म का एक गीत लिखा, और वो पहले लिखना नहीं चाहते थे, उन पर दबाव डाला गया कि लिखिए। फिर उन्होंने लिखा, उन्होंने इस शर्त पे लिखा कि अगर गाना चल गया तो मैं आपकी गाड़ी ले लूंगा। तो वो क्या किस्सा था, क्योंकि वो गाड़ी हमने सुना है अलीगढ़ में आपने भी बहुत घुमाई है। वो कहानी ये थी कि शंकर जयकिशन के साथ पापा फिल्म कर रहे थे, और 14 फिल्में की हैं पापा ने शंकर जयकिशन के साथ। तो शंकर जी ने कहा गाना लिखना है,
कन्यादान के लिए। तो गाना लिखा गया, कई बार लिखा गया, और उसको बिल्कुल शंकर जी कहते बेकार है यार, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कई बार गाने लिखे गए और रिजेक्ट कर दिए गए। तो उसके बाद एक बार क्या हुआ कि वो लिख के गए और शंकर ने उसको फाड़ दिया। तो उसने, जो राजेंद्र भाटिया थे, उन्होंने कहा नीरज जी अब ऐसा गाना होना चाहिए कि बस इसने जो फाड़ा है ना, बस आप आगे समझ जाओ, ऐसा होना चाहिए। बाबा ने ठीक है, रात को बैठ के वो लिखा, और वो गाना जो उतरा दिमाग से कि लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के तराने बन गए, जो शाम आई तो सवेरा बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। तो वो देख के शंकर ने कहा हाँ यार ये तो चलेगा। तो वो हो गया एक्सेप्ट। अब राजेंद्र भाटिया ने कहा भाई गाना तो हो गया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई देखिए मैं यहाँ रहता हूँ, वो सांता क्रूज में रहते थे, ब्यूटी गेस्ट हाउस में, कि मेरे पास यहाँ पे कोई साधन नहीं है आने जाने का, तो आप मुझे अपनी कार दे दो, मुझे कार चाहिए। तो राजेंद्र भाटिया ने वो कार उठाई, चाबी अपनी स्टैंडर्ड हेरल्ड की, और कहा ये आज से आपकी हुई, और वो कार दे दी गई। तो जब नई नई चीज़ मिलती है तो खुशी होती है ना कि भाई ये चलो। तो पापा उस कार को लेके अलीगढ़ चला के लाए, उनके साथ एक ड्राइवर आया, और वो कार फिर वहाँ रही। फिर जब वो थोड़ी पुरानी हो गई, पापा छोड़ गए थे बॉम्बे, तो फिर मेरे पास थी, और मैं कॉलेज में जाता था, तो वो कभी कभी कार लेके इंजीनियरिंग कॉलेज जाता था। तो वो सब जानते थे ये ओपन कार जो जा रही है स्टैंडर्ड यार, ये उनकी कार है। तो काफ़ी मशहूर हो गई थी वो कार, और एक बार वो नीला आकाश के अंदर भी पिक्चराइज हुई थी, तो उसके बाद मिली थी वो। राकेश जी, आपको कुछ ऐसा किस्सा याद आता है? क्योंकि हमने देखा जो संघर्ष की बात की रोशन साहब के साथ, जो आपने किस्सा सुना, और ऐसे बहुत सारे किस्से जब संघर्ष कर रहा होता है आदमी तो रहते हैं। लेकिन जब आदमी पॉपुलर हो जाता है, जब स्टार वैल्यू आ जाती है, तो उस दौर का कोई किस्सा? क्योंकि गाने तो आनंद जी ने इतने लिखे हैं कि हम क्या जिक्र करें। मतलब मेरा एक फेवरेट गाना मेरे महबूब कयामत होगी, तो अब कितनी बार मैंने सुना है मुझे पता नहीं है। और एक किस्सा और मैं सुनना चाहूंगा कि हमने सुना है कि एक शख्स एक बार पटरी पर लेटा हुआ था आत्महत्या करने के लिए, और आनंद जी के गाने ने उसको बचा लिया। तो वो क्या किस्सा था? तो एक बार बख्शी साहब को मैंने अपने डैडी को बोला कि डैडी ये जो फिल्म फेयर अवार्ड हैं, आपके पास कुछ 40 नॉमिनेशन है फिल्म फेयर अवार्ड के, लेकिन आपके पास 4 ही अवार्ड हैं, तो ये ऐसा इतना फर्क क्यों है? नॉमिनेशन 40 हैं लेकिन अवार्ड 4 ही हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है नॉमिनेशन से या अवार्ड से? क्योंकि मुझे जो अवार्ड चाहिए था मुझे मिल चुका है। ऐसा कौन सा अवार्ड, कौन सी कंपनी का अवार्ड या कौन सी मैगजीन का अवार्ड? ये सर कि मुझे कुछ 20-25 साल पहले एक शख्स ने एक चिट्ठी लिखी थी गाँव से कि मैं बहुत नाराज था अपनी ज़िंदगी से, मेरी फैमिली भी ख़त्म हो गई थी, मैं नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, मुझे लगा कि अभी अंधेरा ही अंधेरा है मेरी ज़िंदगी में, अभी तो इसको ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। तो मैं, हमारे गांव के पास ट्रेन जाती है, फास्ट ट्रेन निकलती है, और गांव में रुकती नहीं है, तो बड़ी तेज़ी से निकलती है हमारे गांव से। तो मैं चला गया अपने गांव के जो कोने में एक जो पटरी है, और वो पटरी पे जाके मैं लेट गया, और मैं लेट गया। मैंने बोला गाड़ी आएगी अपना काम कर जाएगी, मुझे सिर्फ लेटना है ना, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो मैं लेट गया जाके, लेकिन गाड़ी आने से पहले कुछ गांव में किसी का रेडियो चालू था, तो वहां गाना बज रहा था, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और उस वक्त आप देखो क्या कोइंसिडेंस है, या पता नहीं कुदरत का क्या कमाल है, कि वो जो लफ्ज उसके कानों में आए गाने के, वो थे गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत ना हार, चल लौट आए घर को, चल देख रात जा रही है, देखो सुबह आ रही है। और बोलता मैं वहां से उठ गया, और मैं वहां से जब उठा तभी वहां से गाड़ी निकली। तो आपकी इस गाने ने, आपने तो फिल्म के लिए लिखा, धर्मेंद्र जी के लिए लिखा, लेकिन मेरी जिंदगी में ये गाना काम आया। तो डैडी हमेशा कहते थे गाना वो अच्छा जो किसी के जिंदगी के काम आ जाए।